नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, बहुत ही जल्द आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं और यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तो यहां पे सभी स्टूडेंट्स जो कि एग्जाम का टेंशन लेके बैठे हैं, उन सबको मैं बता दूं दोस्तों, हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। तो यहां पे दोस्तों मैं आप सभी लोगों के लिए एक सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशन की सीरीज लेके आया हूं, जिसके अंदर आपको बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन करवाई जाएगी। और आज का ये जो स्पेशल रिवीजन सेशन है, इसके अंदर हम लोग कॉस्ट अकाउंट का मटेरियल कॉस्टिंग जो है वो पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये क्विक स्मार्ट रिवीजन सेशन है। इसके सभी टॉपिक अगर आपको इंडिविजुअली देखने हैं तो वो हमारी साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे अवेलेबल है ही, बट ये एग्जाम के अगले टाइम पे आपको क्विक रिकॉल करने के लिए सेशन है। और इस सेशन में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, तो यहां पे हम लोग जो मेथड ऑफ प्राइसिंग फॉर इश्यू है, ये सभी की सभी मेथड्स ये हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल, एबीसी एनालिसिस, वेद एनालिसिस, कंसेप्ट ऑफ जीट एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सभी के सभी टॉपिक इस सेशन में हम लोग कवर कर रहे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो यहां पे पहले हम लोग कवर करेंगे मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ इश्यू, जिसकी टाइप 1 में पहली कैटेगरी है फीफो मेथड, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। अब यहां पे मेथड फॉर प्राइसिंग ऑफ इश्यू, इन सभी में अगर आपको फुल फ्लेज सम है, एग्जाम में फुल फ्लेज सम है, तो इस तरह का टेबल आएगा। ये टेबल सिर्फ आपके डिस्क्रिप्टिव फुल फ्लेज एग्जाम के लिए काम का है, एमसीक्यू के एंगल से ये काम का नहीं है। सबसे पहले होता है डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर जिसके अंदर ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, जो परचेज रिटर्न है ये सब आता है। उसके बाद रिसिप्ट के 3 कॉलम आते हैं, क्वांटिटी, रेट पर यूनिट एंड वैल्यू यानी कि टोटल अमाउंट। सिमिलरली इश्यू के लिए 3 कॉलम आएंगे, इश्यू में क्वांटिटी, रेट एंड वैल्यू। और आखिर में जो बचेगा वो होगा बैलेंस, जिसके अंदर भी 3 कॉलम, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट या फिर वैल्यू। इस तरह से आपको 1 2 3 यहां पे, 3 यहां पे और 3 यहां पे, इस तरह से टोटल आपको 1 2 और 9 यानी कि 11 कॉलम का टेबल बनाना होता है। तो ये फॉर्मेट आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए और इसके अंदर सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। अब यहां पे इसके कुछ थ्योरेटिकल पार्ट ध्यान में रखो। तो ये फीफो मेथड के अंदर होता क्या है, मटेरियल्स आर इश्यूड इन ऑर्डर इन विच दे आर रिसीव्ड। मटेरियल इश्यू किए जाएंगे कौन सी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में वो गुड्स आए हैं यानी कि मटेरियल आया है, उसी सीक्वेंस में वो बाहर जाएगा। मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, कतार में, लाइन में चलेगा सब। सो द मटेरियल रिसीव्ड फर्स्ट आर इश्यूड फर्स्ट। तो इसका मतलब यहां पे होगा क्या, जो ओल्ड स्टॉक है आर इश्यूड फर्स्ट एंड न्यू स्टॉक्स आर इश्यूड आफ्टरवर्ड्स। जो पुराना वाला है, क्योंकि जो पहला है वही पहले जाएगा, तो पुराना वाला पहले सेल किया जाएगा और जो लेटेस्ट वाला है मतलब कि न्यू है वो बाद में एग्जिट होगा यानी कि इश्यू किया जाएगा। जिसका मतलब ये होगा कि वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल जो होगा दैट विल बी एट द लेटेस्ट प्राइस, क्योंकि जो लेटेस्ट प्राइस वाला मटेरियल है जो कि न्यू मटेरियल है वो बाद में सेल किया जाएगा, इश्यू किया जाएगा। तो जो हमारे पास स्टॉक बचेगा वो तो सब लेटेस्ट परचेस वाला होगा। तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, ध्यान रखना एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है, उसमें लेटेस्ट जो परचेस होता है वही यहां पे स्टॉक में रहता है। मतलब कि जो स्टॉक होगा वो लेटेस्ट प्राइस के हिसाब से होगा। तो ये जो सिस्टम है, फीफो मेथड है, दैट इज सूटेबल इन द टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइसेस। जब प्राइस कम हो रही है, डिफ्लेशन है, तब ये काम लगेगा। और यहां पे ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन का टाइम पीरियड, इन्फ्लेशन मतलब क्या, प्राइसेस आर कंटिन्यूअसली राइजिंग, तो जो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आएगी ना वो ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि देखो ये पहला परचेस, ये दूसरा परचेस, ये तीसरा परचेस, प्राइस कंटिन्यूअसली हाई हो रही है। अब सेल क्या होगा, ये पहले वाला, फिर ये दूसरे वाला। अब सपोज ये बचा है वो ज्यादा प्राइस वाला होगा। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे फीफो मेथड के हिसाब से जो क्लोजिंग स्टॉक बचता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। वहीं पे अगर डिफ्लेशन है मतलब प्राइस कम हो रही है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक होगा उसकी वैल्यू कम आएगी। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको।
इसके बाद इसी के अंदर हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। तो सेकंड मेथड है अपनी लिफो, मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो नया आखिर में आएगा वो पहले जाएगा, मतलब पुराना वाला रहेगा, आखिरी वाला पहले एग्जिट करेगा। तो मटेरियल रिसीव्ड लास्ट आर इश्यूड फर्स्ट। जो आखिर में मिला है उसको पहले हम लोग इश्यू कर देंगे। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग मटेरियल विल बी एट ओल्ड प्राइस। जो स्टॉक बचेगा वो ओल्ड प्राइस का होगा। क्यों? क्योंकि जो नया आया है, लेटेस्ट है, उसको तो पहले हमने इश्यू कर दिया, सेल कर दिया। तो जो लेटेस्ट है वो तो गया, तो हमारे पास बचेगा कौन सा? ओल्ड वाला। तो फिर स्टॉक की जो वैल्यू होगी वो ओल्ड प्राइस के हिसाब से होगी। तो ये जब प्राइस राइज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, यानी कि इन्फ्लेशन है, उस सिचुएशन में ये लिफो मेथड काम की है। क्योंकि यहां पे देखो, इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? जो वैल्यू ऑफ स्टॉक है वो लो रहेगी। स्टॉक की वैल्यू क्यों लो रहेगी? क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक होगा वो ओल्ड वाला होगा, ओल्ड वाला जिसकी प्राइस कम होगी, क्योंकि इन्फ्लेशन में तो प्राइस बढ़ती रहती है, तो पुराने वाले की प्राइस कम होगी जो कि हमारे पास स्टॉक में होगा। तो वैल्यू ऑफ स्टॉक विल बी लो। पर वहीं पे अगर डिफ्लेशन है, मतलब कंटिन्यूअसली प्राइस फॉल हो रही है, तो जो नया वाला है जो कि कम प्राइस पे खरीदा होगा वो तो निकल गया, इसी हो गया। बचा कौन सा होगा? ओल्ड वाला। ओल्ड वाला जो कि हमने ज्यादा प्राइस पे खरीदा होगा, क्योंकि डिफ्लेशन में तो प्राइस कम होती है धीरे धीरे करके, तो आगे प्राइस ज्यादा वाला होगा, तो स्टॉक की प्राइस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। क्लियर? आई होप कि यहां तक की चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अभी साव स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है फॉर बेस्ट एजुकेशन, तो आज ही सब्सक्राइब करें। अपने सारे दोस्तों को भी जरूर रेकमेंड करें, जहां पे बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशनल फीचर्स सभी स्टूडेंट्स के लिए लोवेस्ट प्राइस पे अवेलेबल है। तो यहां पे दोस्तों हमारी जो पहली दो और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड थी वो कंप्लीट हुई। इसके बाद है हिफो मेथड। अभी ये सारी मेथड हम आगे जो तीन पढ़ेंगे वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिफो मेथड मींस हाईएस्ट प्राइस फर्स्ट आउट। नाम से ही पता चल जाएगा कि अंडर दिस मेथड मटेरियल ऑफ द हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट। मतलब अपने पास जितने भी मटेरियल है उसमें से सबसे ज्यादा महंगा जो होगा वो पहले इश्यू कर देंगे। समझ में आ रहा है? हाईएस्ट प्राइस वाला हम लोग पहले सेल करेंगे या इश्यू करेंगे। सो मटेरियल परचेस एट द हाईएस्ट प्राइस आर इश्यूड फर्स्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर ऑफ परचेस। मतलब पहले कौन सा खरीदा वो हमको लेना देना नहीं है। सपोज हमने पहला मटेरियल खरीदा 20 रुपए में, सेकंड टाइम पे जो मटेरियल सब खरीदा वो था 27 रुपीज में, थर्ड टाइम पे जो मटेरियल खरीदा वो सब था 23 रुपीज में। तो यहां पे सबसे महंगा कौन सा है? 27 रुपीज वाला। तो जब इश्यू करेंगे तो ये पहला इश्यू करेंगे। ये कोई लेना देना नहीं है कि नहीं नहीं सर पहले तो ये खरीदा था या लास्ट में तो ये खरीदा था। महंगा कौन सा है? अगर ये पहले खरीदा होता, ये होता ही नहीं सपोज मान लो, और यहां पे पहले पे जो हमने खरीदा होता वो होता 30 रुपीज का, तो इसको पहले एग्जिट करो। जो सबसे महंगा हाईएस्ट प्राइस वाला इसको पहले इश्यू करेंगे। ठीक है? सो दिस मेथड इज सुटेबल फॉर कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड आगे हम डिस्कस करेंगे, बट कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड में ये हिफो मेथड सबसे ज्यादा सुटेबल है, एमसीक्यू के एंगल से काम लग सकता है। एंड दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन मार्केट प्राइस इज कंस्टेंटली फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंजेस होते रहते हैं, ऊपर नीचे चलती रहती है, तो फ्लक्चुएटिंग प्राइस है मार्केट में, और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मेथड है। हिफो मेथड को हम लोग अडॉप्ट करेंगे। इसके बाद है दोस्तों अपनी नीफो मेथड। नीफो मींस नेक्स्ट इन फर्स्ट आउट। मींस इन दिस मेथड द अटेम्प्ट इज मेड टू वैल्यू द मटेरियल इश्यू एट एन एक्चुअल प्राइस विच इज एज नियर एज पॉसिबल टू द मार्केट प्राइस। दिस सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। मार्केट प्राइस के नजदीक में जो मटेरियल की प्राइस है उसको हम लोग पहले एग्जिट करेंगे, यानी कि पहले इश्यू करेंगे। मार्केट प्राइस ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, कोई लेना देना नहीं है, बट मार्केट प्राइस जो चल रही है उसके सबसे ज्यादा क्लोज जो वैल्यू होगी, जो प्राइस होगी, उस प्राइस का मटेरियल हम सबसे पहले इश्यू करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी इश्यू होगा आर ऑलवेज एट द लेटेस्ट प्राइस। लेटेस्ट प्राइस का मतलब आप समझो मार्केट प्राइस जो अभी चल रही है वो। And in case of this method, material are issued at the price which a new order has been placed, and this price will hold goods for all the future issue till the next order is placed। मतलब जब तक next order हम place नहीं करते हैं तब तक हम जो भी issue करेंगे वो इसी प्राइस पे हम लोग करते रहेंगे। तो मतलब प्राइस हमको बार बार वैल्यू नहीं ढूंढनी पड़ेगी।
इसके बाद आएगा दोस्तों अपना स्पेसिफिक प्राइस मेथड, एंड व्हेन द मटेरियल्स आर परचेस्ड स्पेसिफिकली फॉर पर्टिकुलर जॉब और वर्क ऑर्डर, मतलब कोई स्पेसिफिक काम के लिए ही किसी स्पेसिफिक मटेरियल को परचेस किया है, देन द मटेरियल इश्यूड आर प्राइस्ड at the actual price paid for the purchase of the material for that job। मतलब जब कोई मटेरियल को हमने कोई स्पेसिफिक वर्क या जॉब या प्रोजेक्ट के लिए परचेस किया है, तो फिर जब उस जॉब या पर्टिकुलर वर्क के लिए हम लोग मटेरियल को इश्यू करेंगे तो उसी प्राइस पे इश्यू करेंगे जिस प्राइस पे हमने उसको खरीदा था। सो दिस मेथड इज गुड ऑन इंडिविजुअल जॉब, कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा अगेंस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर। तो ये इन सारी सिचुएशन के टाइम पे ये स्पेसिफिक प्राइस मेथड काम की लगेगी कि भाई स्पेसिफिक ये काम के लिए ये मटेरियल खरीदा है, तो उस काम के लिए जब वो मटेरियल को हम इश्यू करेंगे उसी प्राइस पे खरीदेंगे जिसमें हमने खरीदा है। एंड इस कैटेगरी की जो लास्ट मेथड है दैट इज बेस स्टॉक मेथड। इन ऑलमोस्ट बेस स्टॉक मतलब क्या कि कुछ स्टॉक अपने को एज अ रिजर्व, एज अ सेफ्टी मेंटेन करके रखना है कि अपने पास इतना तो होना ही चाहिए। तो a minimum quantity of material in stock is always maintained in store, and this minimum quantity is known as base stock और इमरजेंसी स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक। ये भी चीज आपको एमसीक्यू में काम लग सकती है। बेस स्टॉक को आप इमरजेंसी स्टॉक या सेफ्टी स्टॉक भी कह सकते हो। एंड द मटेरियल फ्रॉम बेस स्टॉक शुड नॉट बी यूज्ड अनलेस इन इमरजेंसी सिचुएशन। मतलब ऑब्वियसली बेस स्टॉक हमने क्या बनाया है, सेफ्टी के लिए, इमरजेंसी के लिए। तो जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तब तक ये बेस स्टॉक में से मटेरियल को इश्यू ही नहीं किया जाएगा। एंड द बेस स्टॉक इज क्रिएटेड आउट ऑफ द फर्स्ट लॉट ऑफ मटेरियल परचेज। जो पहले खरीदा होगा उसी में से हम लोग बेस स्टॉक क्रिएट कर देंगे। क्लियर? तो आई होप दोस्तों के यहां तक पहली कैटेगरी की जो 6 मेथड थी उसका ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट चीजें आपको रिकॉल हो गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी की बात करने वाले हैं। अब दोस्तों जो टाइप बी है उसके अंदर सबसे पहली हमारी मेथड है सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, सादी सरेराश कीमतनी पद्धति। तो इसके अंदर क्या होगा, सिंपल एवरेज हम लेंगे। मटेरियल आर इश्यूड एट एवरेज प्राइस विच इज कैलकुलेटेड बाय, अब ये एवरेज प्राइस कैसे हम लोग ढूंढेंगे, डिवाइडिंग टोटल और ऑल यूनिट रेट्स बाय द नंबर ऑफ यूनिट रेट्स। मतलब कि फॉर एग्जांपल यहां पे ये पहले फॉर्मूला देख लो, उसका एग्जांपल भी मैं समझाता हूं। टोटल ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ ईच परचेस, हर एक परचेस हमने जिस जिस रेट पे पर यूनिट रेट पे किया है उन रेट का टोटल किया जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ परचेस। मतलब कि सपोज मान लो कि हमने यहां पे 3 बार परचेस किया है, जिसमें पहली बार जो हमने परचेस किया था जितने भी यूनिट हो वो हर एक यूनिट हमने 20 रुपए पे परचेस किया था। दूसरी बार जब हमने परचेस किया तो वो पर यूनिट 27 रुपीस में किया था, और थर्ड टाइम पे जो परचेस किया था वो 22 रुपीस पे परचेस किया था। तो ऐसे टोटल 3 बार परचेस हुए। तो सिंपल एवरेज प्राइस कितनी होगी जब हम इश्यू करेंगे मटेरियल को, तब यूज करेंगे तो 20 रुपीस प्लस 27 प्लस 22। तो यहां पे कैलकुलेटर पे देखो 20 रुपीस प्लस 27 प्लस 22, और टोटल ये कितनी बार परचेस किया है, 3 बार, 3 प्राइस है तो डिवाइडेड बाय 3। तो कितनी प्राइस आई, एवरेज 23 रुपीस। तो जब भी हम लोग मटेरियल इश्यू करेंगे तो ये 23 रुपीस पे इश्यू करेंगे, जो कि सिंपल एवरेज प्राइस आई। कैसे मिला, जितनी भी बार परचेस किया था उसका जो पर यूनिट रेट था इसका टोटल करेंगे और डिवाइडेड करेंगे नंबर ऑफ परचेस से। उसके बाद सेकंड कैटेगरी है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, जिसके अंदर क्या दिया जाता है, गिव्स ड्यू वेटेज टू द क्वांटिटीज परचेस। क्वांटिटी परचेस को भी यहां पे ड्यू वैल्यू दिया जाता है। मतलब कि मान लो कि फर्स्ट परचेस जो है हमने 100 यूनिट का किया था एट ₹20, ठीक है। जो सेकंड टाइम परचेस किया था वो हमने खरीदा था 300 यूनिट का एट फॉर एग्जांपल 19 रुपीस।
और तीसरी बार जो हमने खरीदा वो 200 यूनिट परचेज किए एट फॉर एग्जांपल 22। तो यहां पे इसकी प्राइस क्या होगी, कैलकुलेटर पे हमको करना होगा। तो 100 इंटू 20 यानी कि 2000, फिर 300 इंटू 19 तो होगा 5700, और 200 इंटू 22 मतलब 4400। तो यहां पे इन सभी का टोटल किया जाएगा तो 4400 प्लस 5700 प्लस 2000, तो टोटल वैल्यू 12100। देखो टोटल कॉस्ट यानी कि वैल्यू ऑफ मटेरियल रिसीव्ड जो कि ये आया, अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस, कितनी क्वांटिटी परचेस की है 100 प्लस 300 प्लस 200 यानी कि कितना हुआ 600। तो अब हमको प्राइस ऑफ इश्यू कैसे मिलेगा, तो ये जो टोटल है उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से, यानी कि 12,100 डिवाइडेड बाय 600, तो प्राइस आई 20.166 यानी कि 20.17। तो रुपीस 20.17 पे हम लोग यहां पे मटेरियल को इश्यू करेंगे अंडर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। क्लियर। तो ये सेकंड कैटेगरी में जो हमारी दोनों इंपॉर्टेंट मेथड थी, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट जो थर्ड है वो है पीरियोडिक एवरेज प्राइस मेथड, पीरियोडिक वो भी सिंपल एवरेज। तो इसके अंदर क्या होता है, तो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड द प्राइस पेड ड्यूरिंग दैट पीरियड फॉर वेरियस कंसाइनमेंट आर एडेड अप एंड दिस टोटल इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ परचेज मेड ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कि पीरियोडिक सिंपल एवरेज प्राइस इज इक्वल टू टोटल ऑफ द प्राइस पेड इन स्पेसिफिक पीरियड। बस यहां पे सिंपल एवरेज में और ये पीरियोडिक एवरेज में डिफरेंस ये है कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए ही कंसीडर करेंगे, अपॉन नंबर ऑफ परचेस वो तो सेम ही है। इसका मतलब कि दिस मेथड इज सिमिलर टू सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, बस फर्क ये है कि ये कैलकुलेशन स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ही होने वाला है। क्लियर। जबकि वहीं पे अगर हम पीरियोडिक एवरेज प्राइस मेथड की बात करें तो यहां पर भी पीरियोडिक तो स्पेसिफिक पीरियड के लिए किया जाएगा। तो एट द एंड ऑफ ईच पीरियड टोटल कॉस्ट फॉर वेरियस कंसाइनमेंट, देखो टोटल कॉस्ट, हाँ प्राइस नहीं बोला है, जबकि यहां पे क्या था, देखो जो भी प्राइस था प्राइस पेड, जबकि यहां पे कॉस्ट फॉर वेरियस कंसाइनमेंट ड्यूरिंग दैट पीरियड आर एडेड एंड दिस टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी परचेस। डिवाइड किससे करेंगे, क्वांटिटी परचेस से करेंगे, जबकि यहां पे देखो बाय परचेस मेड। तो यहां पे फॉर्मूला टोटल कॉस्ट ऑफ परचेस इन पीरियड अपॉन टोटल क्वांटिटी परचेस्ड। तो यहां पर ये मेथड इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी आप देखोगे तो आपको सिंपल एवरेज मेथड के जैसा ही लगने वाला है। तो आई होप दोस्तों कि आपको जो टाइप बी है फॉर प्राइस ऑफ मटेरियल इश्यू वो समझ में आई होगी। अभी हम टाइप सी की बात करेंगे, पर इससे पहले अगर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए, तो गूगल प्ले स्टोर से सास स्मार्ट स्टडीज ऐप जरूर डाउनलोड करें। अगर आप ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो सास इंस्टीट्यूट पर एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन वर्चुअल लाइव क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं, पूरे भारत से कहीं से भी बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। क्लियर। इसके बाद अब जो हमारी मेथड है टाइप सी में वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। तो इस मेथड के अंदर मटेरियल्स आर प्राइस्ड यानी कि इश्यूड एट प्री डिटरमाइंड रेट और स्टैंडर्ड प्राइस, पहले से डिसाइड किया हुआ रेट यानी कि प्री डिटरमाइंड रेट, या तो स्टैंडर्ड प्राइस पे ही इश्यू किया जाएगा, जो कि पहले से कंफर्म होगा कि हम इश्यू करेंगे ना वो इसी प्राइस पे इश्यू करेंगे। तो मतलब बात खत्म, अपने को कोई टेंशन ही नहीं लेना है, इश्यू प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस दे दी होगी। दूसरा है इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इन्फ्लेटेड प्राइस, इन्फ्लेट मतलब बढ़ाई हुई। तो इन सम केसेस मटेरियल आर इशूड अबोव द कॉस्ट प्राइस और अबोव द परचेस प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस होती है या परचेस प्राइस होती है उससे भी ज्यादा कीमत पे मटेरियल को इश्यू किया जाता है। नाउ द इन्फ्लेटेड प्राइस इंक्लूड्स, क्या इनको अंदर इंक्लूड होगा, क्यों प्राइस बढ़ेगी, तो नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल परचेस बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ कंटिजेंसीज एंड रिलेटेड कॉस्ट। तो जो कंटिजेंसी के खर्चे या कोई दूसरे स्पेसिफिक खर्चे जो हुए हैं मटेरियल को एक्वायर करते वक्त, उसको भी यहां पे ऐड कर दिया जाएगा परचेस या कॉस्ट प्राइस में, और फिर वो बढ़ाई हुई कीमत पे यानी कि इन्फ्लेटेड प्राइस पे मटेरियल को इश्यू किया जाता है। क्लियर। तो यहां पे हमारी सभी मेथड
फॉर मटेरियल इश्यूड प्राइस जो डिसाइड करनी थी वो सारी की सारी कंप्लीट हुई। आई होप कि समझ में आया होगा। ये हमारा सिर्फ पहला टॉपिक अभी खत्म हुआ है। अब हम सेकंड टॉपिक के ऊपर जाएंगे। आई होप दोस्तों कि आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे हो। और अब जो हमारा टॉपिक है वो काफी छोटा है बट एमसीक्यू के एंगल से काम का है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। तो अंदर दिस सिस्टम कंटिन्यूअस रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस, जो कि हमने आगे देखा था ना, जितनी भी मेथड होती है उसमें टेबल बनाया जाता है, डेट, फिर पर्टिकुलर, और फिर रिसिप्ट के लिए 3 कॉलम, इश्यू के लिए 3 कॉलम और बैलेंस के लिए 3 कॉलम। मतलब कि रिसिप्ट, इश्यू एंड बैलेंस का कंटिन्यूअस रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। और ये क्या दिखाता है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम शोज फिजिकल मूवमेंट ऑफ स्टॉक एंड देयर करंट बैलेंसेस। क्या दो चीजें ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से जानने को मिलती है? तो एक फिजिकल मूवमेंट ऑफ मटेरियल, यहां से कहां गया तो कहां से कहां जा रहा है, ये मटेरियल की मूवमेंट, और उसके करंट बैलेंसेस, मतलब अब कितना बैलेंस मटेरियल का बचा है वो जानने को मिलता है। अब दोस्तों हम लोग अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं एंड दैट इज फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल। हमेशा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक स्टॉक के लेवल को मेंटेन करता है जिससे कि उनका जो एक्टिविटी है ऑर्गेनाइजेशन का वो स्मूथली चलता रहे। तो यहां पे 4 लेवल मेंटेन किए जाते हैं। एक होता है मैक्सिमम लेवल, दूसरा होता है मिनिमम लेवल, तीसरा होता है रीऑर्डर लेवल, और लास्ट वाला होता है डेंजर लेवल। और यहां पे इन सब के लिए आपको एमसीक्यू या सम्स दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सभी लेवल के लिए जो एग्जांपल शॉर्ट सम्स आते हैं वो कैसे सॉल्व करने हैं, उसकी फॉर्मूला क्या है उसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहला है मैक्सिमम लेवल। तो ये मैक्सिमम लेवल पहले तो है क्या? तो मैक्सिमम लेवल इज द अपर लिमिट, सबसे मैक्सिमम लिमिट बियॉन्ड विच स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑफ एनी आइटम इज नॉट नॉर्मली अलाउड। इससे ज्यादा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपका एक्टिवा है, आपकी बाइक है, उसकी टैंक है, तो टैंक में आप फुल पेट्रोल भरवा दो, अभी उससे ज्यादा पेट्रोल डालोगे मैक्सिमम लेवल के भी ऊपर का तो पेट्रोल बाहर निकलेगा, नुकसान होगा। तो ये वो लेवल है, वो लिमिट है जिसके ऊपर का स्टॉक ऑफ मटेरियल करने की परमिशन होती ही नहीं है। तो यहां पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैक्सिमम लेवल की फॉर्मूला क्या, जिसके लिए आपको एग्जांपल करने होंगे, तो रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला याद रखनी बहुत जरूरी है। रीऑर्डर लेवल प्लस ईओक्यू माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम पीरियड। जबकि सेकंड जो हमारा लेवल है दैट इज मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल क्या है? ये वाला भाई इससे नीचे नहीं जाना है। इससे नीचे जाओगे तो आपकी गाड़ी कभी भी रुक जाएगी और फिर आपको धक्का लगाना पड़ेगा। तो धक्का लगाने की नौबत ना, ये बहुत जरूरी है। तो लोअर लिमिट बिलो विच स्टॉक ऑफ मटेरियल ऑफ एनी आइटम शुड नॉट नॉर्मली अलाउड टू फॉल, मतलब इससे नीचे नहीं जाने देना है वरना आप डेंजर हो जाओगे, आप खतरे में आ जाओगे। तो ये मिनिमम लेवल को मेंटेन करके रखो। तो नॉर्मली हमको मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल के बीच में ही अपने स्टॉक को मेंटेन करना है। और ये जो मिनिमम लेवल है उसको सेफ्टी स्टॉक या इमरजेंसी स्टॉक लेवल भी कहा जाता है। और इसकी ये नाम याद रखना, ये भी आपके लिए काम का है, सेफ्टी स्टॉक या इमरजेंसी स्टॉक। और इसकी फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। देखो यहां पे मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम पीरियड था, जबकि मिनिमम लेवल के लिए रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। तीसरा जो है हमारा वो है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल इज द लेवल ऑफ स्टॉक व्हेन न्यू ऑर्डर फॉर द परचेस ऑफ मटेरियल शुड बी प्लेस्ड। मतलब वो ये वो लेवल है जहां पे हमको नेक्स्ट परचेस का ऑर्डर दे देना है, क्योंकि ये लेवल पे हम लोग आ चुके हैं। मैक्सिमम लेवल से धीरे धीरे मटेरियल कम होते होते जैसे ही हम ये लेवल पे आते हैं, नेक्स्ट मटेरियल परचेस का ऑर्डर दे दो, ताकि अपने को मिनिमम लेवल या डेंजर लेवल तक का सिचुएशन ना फेस करना पड़े। तो दिस लेवल इज फिक्स्ड बिटवीन मिनिमम लेवल एंड मैक्सिमम लेवल। यहां पे ये दोनों के बीच में यहां पे ये रीऑर्डर लेवल
मेंटेन किया जाता है। और रीऑर्डर लेवल की फॉर्मूला क्या है? तो पहली फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, और अगर वो फॉर्मूला से काम नहीं होता है तो दूसरी फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। क्या है दो फॉर्मूला? रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, या तो फिर रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक प्लस स्टॉक कंजम्पशन नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल पीरियड। वहीं पे डेंजर लेवल, मतलब आप लोग खतरे की घंटी बज गई है। डेंजर लेवल इज फिक्स्ड बिलो द मिनिमम लेवल of stock of material, and if stock reach below this level urgent action for the fresh purchase of material is made। मतलब आप खतरे पे आ गए हो, डेंजर लेवल पे आ गए हो, आपका बाइक या एक्टिवा रिजर्व पे आ गया है, जल्दी कुछ करो, नजदीक के पेट्रोल पंप पे जाओ वरना बाइक बंद होने ही वाली है। तो वो हो गया अपना डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर री इमरजेंसी परचेज या इमरजेंसी परचेज। क्या रहेगी फॉर्मूला? डेंजर लेवल इज इक्वल टू नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड फॉर री इमरजेंसी परचेज। क्लियर? और अब फिक्सेशन ऑफ स्टॉक लेवल का आखिरी, दैट इज एवरेज स्टॉक। शायद एमसीक्यू के लिए भी काम लगे, शॉर्ट सम में भी पूछ सकते हैं। तो बहुत सिंपल सी फॉर्मूला है दोस्तों, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 1/2 यानी कि हाफ ऑफ मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। तो मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 मतलब हो गया अपना एवरेज लेवल। क्लियर दोस्तों? और यहां तक अभी हमारे आगे के टॉपिक बाकी है, बट फिर से एक बार याद करवा दूं कि अगर अभी भी आप लोग वेल प्लानेड हाई टेक कॉन्सेप्चुअल एजुकेशनल फीचर्स अवेल करने के लिए साहस इंस्टीट्यूट के साथ नहीं जुड़े हो तो आज ही साहस इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन क्लासेस, ऑनलाइन वर्चुअल क्लासेस या साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पे सब्सक्राइब करें, जहां पे लोवेस्ट फीस पे बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन अवेलेबल है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों एबीसी एनालिसिस, यानी कि ऑलवेज बेटर कंट्रोल मेथड या एनालिसिस। जो क्या है? तो अंडर एबीसी एनालिसिस आइटम्स ऑफ मटेरियल्स आर कंट्रोल्ड अकॉर्डिंग टू, कैसे हम मटेरियल को कंट्रोल करेंगे? एज पर देयर वैल्यू और फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस। मतलब ये कितना वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है, या तो फिर उसका फाइनेंशियल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके हिसाब से हम मटेरियल को मेंटेन करेंगे, इसके हिसाब से उसके ऊपर फोकस करेंगे। और इसके हिसाब से हम 3 कैटेगरी या 3 ग्रुप बना सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला है ए। देखो नाम ही है ए बी सी। ए मतलब हाई वैल्यू आइटम, जो ज्यादा वैल्यू वाली आइटम है वो। दूसरा बी यानी कि मॉडरेट वैल्यू आइटम, जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, महंगा भी नहीं है बहुत सस्ता भी नहीं है, मॉडरेट है। एंड सी मींस लो वैल्यू आइटम। तो ए मींस बहुत ज्यादा वैल्यू वाला, बी मींस मॉडरेट वाला और सी मींस लो वैल्यू वाला। एंड द हाई वैल्यू ऑफ आइटम ऑफ मटेरियल आर कंट्रोल्ड मोर, क्योंकि ज्यादा महंगा है दोस्तों, उसको अगर हमने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया तो उसका नुकसान होगा, तो अपने को ज्यादा फटका पड़ेगा, ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो हाई वैल्यू वाले मटेरियल को बहुत अच्छे से संभाल के यूज करना है ताकि अपने को कम नुकसान हो। तो देखो यहां पे क्या कहा है, हाई वैल्यू आइटम ऑफ मटेरियल रिप्रेजेंट्स वेरी लो परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम ऑफ स्टॉक। ध्यान रखना कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला होता है यानी कि महंगा होता है, वो स्टॉक में आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो ज्यादा खरीद के हम हमारे यहाँ पे शोरूम में, गोडाउन में भर के रखे, उसका क्या मतलब? इतना ज्यादा पैसा हमारा ब्लॉक हो जाएगा। तो ज्यादा वैल्यू वाला है उसको हम लोग कम स्टोर करेंगे। जो मॉडरेट है रिप्रेजेंट्स मॉडरेट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टॉक, जो हमारा टोटल स्टॉक है उसके अंदर मॉडरेट वैल्यू वाला जो स्टॉक है वो आपको मॉडरेट क्वांटिटी में ही देखने को मिलेगा, जबकि हाई वैल्यू वाला स्टॉक कम क्वांटिटी में देखने को मिलेगा। और जो लो प्राइस है, प्राइस सस्ती है, तो ऑब्वियस है कि सस्ता है तो ज्यादा ले लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इट रिप्रेजेंट्स हाई परसेंटेज ऑफ स्टॉक। मतलब हमारे स्टॉक के अंदर सपोज 100 यूनिट का स्टॉक है टोटल, तो उसके अंदर आप ऐसा समझो कि जो हमारा हाई वैल्यू वाला है वो 15% ही है, ऐसा समझो। जो मॉडरेट है वो फॉर एग्जांपल ऐसा समझो कि 35% है या 25% है, और जो लो प्राइस का है वो 50% का है। तो सबसे महंगा सबसे कम, मॉडरेट जो है वो मॉडरेट ही है, और जो सस्ता है वो ज्यादा स्टोर करके रखा है। और ये होता है हमारा एबीसी एनालिसिस।
इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज ऑन वेद एनालिसिस। अभी ये जो है ना स्पेसिफिकली डील करता है विथ स्पेयर पार्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री के अंदर स्पेयर पार्ट्स यूज होते हैं तो उसको भी स्टोर करना जरूरी है, जिसके लिए वेद एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तो वेद एनालिसिस के अंदर नाम से ही पता चलता है 3 कैटेगरी आएगी, 3 कैटेगरीज, जिसमें पहला है वी मींस वाइटल। वाइटल मतलब बहुत ही जरूरी है, मस्ट मतलब इसके बिना नहीं चल सकता। फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कंसर्न, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली अपना काम करती रहे, प्रोडक्शन होता रहे, इसके लिए जो वाइटल स्पेयर पार्ट्स है वो तो होने ही चाहिए। अब सर हम वाइटल स्पेयर पार्ट किसको कंसीडर करेंगे? तो एग्जांपल के तौर पे स्कूटर या बाइक है तो उसके अंदर गियर वायर, क्योंकि अगर गियर वायर टूट गया बाइक चल ही नहीं सकती, स्कूटर चल ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही जरूरी है कि कुछ भी हो जाए अपने को गियर वायर तो चाहिए ही चाहिए, वरना उसके बिना स्कूटर या बाइक चालू ही नहीं होंगे, चलेंगे ही नहीं। दूसरा है ई, वेद में ई मींस एसेंशियल, एसेंशियल जो कि जरूरी है, मस्ट नहीं है बट होने ही चाहिए, अच्छा रहेगा। जैसे कि ब्रेक वायर, ब्रेक वायर होना ही चाहिए। अभी सर ब्रेक वायर नहीं होगा तो चला सकते हैं, फिर अपने हमारे पैरों से क्या करेंगे हम लोग? ब्रेक मारेंगे। कई बार करते हैं ना, ब्रेक नहीं लग रही है तो पैरों से घसीट के रोकते हैं, तो वो क्या हो गया कि स्कूटर चल सकता है बट एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ब्रेक हमेशा अच्छी होनी चाहिए, तो वो नेसेसरी है। और आखिरी है डिजायरेबल, है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ठीक है चलेगा, उसे कोई टेंशन नहीं आ जाएगा, डिजायरेबल है। जो कि फॉर एग्जांपल हेडलाइट इन स्कूटर या हॉर्न, पिपीप पिपीप पिपीप, तो अगर हॉर्न नहीं होगा तो स्कूटर नहीं चलेगा, हेडलाइट नहीं होगी तो स्कूटर नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, चलेगा बट हो तो अच्छी बात है, तो वो यहां पे डिजायरेबल होना चाहिए। तो वेद में वी मींस वाइटल मतलब मस्ट, उसके बिना नहीं चलेगा। ई मींस एसेंशियल मतलब जरूरी होना चाहिए, एंड डी मींस डिजायरेबल, होता है तो अच्छा है, नहीं होगा तो हरे रामा हरे कृष्णा। क्लियर? इसके बाद दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज JIT, जीट। जीट का मतलब होता है जस्ट इन टाइम। क्या? जस्ट इन टाइम। तो ये JIT कॉन्सेप्ट, जीट कॉन्सेप्ट एम्स एट एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करना यानी कि रिमूव करना, दूर करना। क्या? एज फार एज पॉसिबल ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंड फिनिश गुड्स इन्वेंटरी, हो सके वहां तक इन्वेंटरी रखनी पड़े, स्टॉक रखना पड़े, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। भी अननेसेसरी अपने को स्टॉक ना रखना पड़े, क्योंकि उससे हमारी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है वो स्टॉक में। देखो, इट ट्राइज टू एंश्योर नथिंग इज प्रोसीडेड दैट इज नॉट नीडेड, मतलब प्रोसेस्ड, मतलब ऐसी कोई चीज को प्रोसेस नहीं करना है जो कि जरूरी ही नहीं है, नॉट नीडेड। अभी जरूरत नहीं है तो उसको ऊपर हम काम ही नहीं करेंगे, ताकि हमारा जो वर्किंग कैपिटल है, पैसा है, वो उसके अंदर इन्वॉल्व ना रहे। सो जीट सिस्टम इन्वॉल्व्स टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, रीडिजाइनिंग ऑफ प्लांट लेआउट, रीशेड्यूलिंग ऑफ रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स। खास करके ये चीज इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं ना, तो आप देखो, कार मैन्युफैक्चरर है तो वो क्या करते हैं, आपका बुकिंग ऑर्डर लेंगे और बोलेंगे वेटिंग पीरियड है। वो मैन्युफैक्चर करके गाड़ी रेडी नहीं रखेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चर करके 15 दिनों के लिए वो गाड़ी एज इट इज रही, तो मतलब 15 दिन के लिए गाड़ी बनाने में उनका जो पैसा लगा हुआ था वो ब्लॉक रहा। जबकि ऑर्डर के हिसाब से आपका ऑर्डर आ गया है तभी गाड़ी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जैसे ही गाड़ी बनके आएगी आप डिलीवरी लेने के लिए जल्दी आ जाओगे, हमको जल्दी डिलीवरी चाहिए, हमको जल्दी डिलीवरी चाहिए। मतलब कि यहां पे जो मैन्युफैक्चरर है उनका जो प्रोडक्ट है, मटेरियल है, ब्लॉक नहीं रहेगा। जस्ट इन टाइम ऑर्डर आएगा, उसी के हिसाब से हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे। सी इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी वेस्टेज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन। तो इससे क्या होगा, जो हमारा वेस्टेज है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जस्ट इन टाइम मींस जीट कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिकली ये कहता है कि हमको वही प्रोसेस करना है जो कि जरूरी है, और जो जरूरी नहीं है उसके ऊपर अभी प्रोसेस ही नहीं करना है, ताकि हम लोग अननेसेसरी वेस्टेज को अवॉइड कर सके। अब अगेन दोस्तों, इस सेशन का अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मतलब ये बेस्ट क्वांटिटी बताओ जिससे अपने को कम से कम प्राइस पे बेस्ट क्वांटिटी का मटेरियल मिल जाए, कम से कम प्राइस पे अच्छे से अच्छी क्वांटिटी आ जाए, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। देखो, द साइज ऑफ ऑर्डर विच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेसिंग, इकोनॉमी मतलब बेनिफिट, इकोनॉमी मतलब बेनिफिट इन परचेसिंग एनी मटेरियल एंड अल्टीमेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स मेंटेनिंग द मटेरियल्स एट द ऑप्टिमम लेवल एंड एट द मिनिमम कॉस्ट। तो मेन चीज ये है, ऑप्टिमम लेवल एट मिनिमम कॉस्ट पे मेंटेन हो
उस लेवल का, उस क्वांटिटी का हमको परचेस करना है और उसी क्वांटिटी को हम लोग कहेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड एट द रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल जब आता है, जबकि हमको नेक्स्ट ऑर्डर पर कर देना है परचेस के लिए, उस टाइम पे ये EOQ का हमें ऑर्डर प्लेस करना है, तो हमको बेस्ट क्वांटिटी ऑप्टिमम लेवल मेंटेन करने में काम लगे वो कम से कम कॉस्ट पे मिल जाएगी। अब इसके लिए इट इज द क्वांटिटी विच गिव्स लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल और हाईएस्ट मींस मैक्सिमम लेवल मेंटेन हो। यहां पे EOQ फाइंड आउट करने की फॉर्मूला तो दो चीज है। EOQ दो लेवल पे होते हैं, एक होता है EOQ इन यूनिट्स जो कि अंडर रूट ऑफ AO अपॉन C, अंडर रूट 2AO अपॉन C। क्या है फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। अब सर 2 तो समझ में आया, A क्या है? तो A मींस एनुअल कंजम्पशन फॉर मटेरियल इन आइटम्स ऑफ यूनिट, एनुअल कंजम्पशन, ये याद रखना। O है ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर ऑर्डर, जितने आप ऑर्डर दोगे उस हर एक ऑर्डर पे कितना खर्चा बैठेगा आपका, तो वो है अपना O यानी कि ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऐसा समझो। A मींस एनुअल कंजम्पशन, O मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C मींस कैरिंग कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट। अगर कैरिंग कॉस्ट डायरेक्टली नहीं दिया है तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इज इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट इनटू परसेंटेज ऑफ कैरिंग कॉस्ट पर एनम, जो कि एग्जांपल में दिया है। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप कैरिंग कॉस्ट ढूंढ सकते हो। और ये तीनों चीजें हो गई तो EOQ इन यूनिट्स आपको मिल जाएगा, जिसकी फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। और अगर यहीं पे आपको EOQ अमाउंट में रुपीज में ढूंढना है तो उसकी फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ 2AOC। अंडर यहां पे डिनोमिनेशन में, डिवीजन में कुछ नहीं आएगा। अंडर रूट ऑफ 2AO अपॉन C था, यहां पे जो C है वो डिनोमिनेशन में नहीं रहेगा, वो ऊपर न्यूमरेटर में ही हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला हो जाएगी अंडर रूट 2AOC, जिसकी फॉर्मूला रहेगी नंबर ऑफ ऑर्डर इज इक्वल टू एनुअल डिमांड अपॉन EOQ एंड टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर इज इक्वल टू, ये भी फॉर्मूला जान लो, 12 मंथ अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर। 12 मंथ क्योंकि एक साल, तो 12 महीने अपॉन नंबर ऑफ ऑर्डर जो कि हमने ढूंढ लिया, तो अपने को मिलेगा कि 2 ऑर्डर आप जो देते हो उसके बीच में कितना टाइम गैप होता है। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहां पे हमने बहुत सारे टॉपिक को इस सेक्शन के अंदर कवर होने वाले हैं, वो सब मटेरियल कॉस्ट के कवर किए हैं। और अगर आपने ये सेशन बहुत अच्छे से देखा है और इसके पहले आपने सभी टॉपिक को भी हमारी एप्लीकेशन से बहुत अच्छे से देखा है, तो फिर एग्जाम का आपको टेंशन रहे या एग्जाम में कम मार्क्स आने का आपको फियर रहे, वो तो हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। तो बिना किसी टेंशन के आप अपनी एग्जाम दीजिए और अपने बेहतरीन नॉलेज और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जबरदस्त मार्क्स को स्कोर करें। और इसी तरह के और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एजुकेशन सभी सब्जेक्ट, सभी कोर्सेज के लिए आप अवेल करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं, तो आज ही साहस इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े, जहां पे हम अलग अलग स्टडी ऑप्शन देते हैं। हमारा जो क्लासरूम स्टडी प्रोग्राम है जो कि ऑफलाइन क्लासेस है, वो साहस ऑनलाइन ई क्लासेस जो कि वर्चुअल लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, एंड साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप पहले या दूसरे ऑप्शन वाले स्टूडेंट्स को तो एप्लीकेशन का एक्सेस टोटली फ्री में ही प्रोवाइड किया जाता है। और ये सब लोवेस्ट फीस पे वेल प्लानेड कॉन्सेप्चुअल हाईटेक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो उसका बेनिफिट आज ही लीजिए। और हमेशा दोस्तों मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। मी भाविंसा साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।